हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के कुछ बेहतरीन नोट्स लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप हिंदी के एग्ज़ाम में अपना स्कोर अधिक से अधिक कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के समय विभाजन को आसानी के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का समय विभाजन तो हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का समय विभाजन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला काल जो कहलाया वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। फ्रेंड, इसका समय विभाजन जो है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है या वीरगाथा काल को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूसरा काल जो था उसका नाम भक्ति काल, और जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी अवधि जो है, समय विभाजन जो है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। और भक्ति काल को फ्रेंड्स हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है या भक्ति काल को क्या कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा काल है रीतिकाल, और जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी समय अवधि जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। फ्रेंड्स, चौथा काल है आधुनिक काल, जिसे गद्धकाल भी कहा जाता है, जो कि 1850 से जो अब तक चल रहा है वह आधुनिक काल कहलाता है। फ्रेंड्स, आइए अब इससे संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला काल है आदिकाल यानी वीरगाथा काल। फ्रेंड्स, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल यानी वीरगाथा काल की सामान्य विशेषताओं यानी प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर किस प्रकार हमें लिखना है, तो आदिकाल के बारे में कुछ थोड़े पॉइंट लिखना है, उसके बाद इसकी विशेषताएं लिखना है। तो फ्रेंड्स, आदिकाल के कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसी शब्दों में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उत्तर डाल के इस तरह से लिख सकते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल है। जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी तो पहला काल जो है फ्रेंड्स वो आदिकाल है। इसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं इस काल की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, उसे देख लेते हैं। तो इस काल के दौरान भारतीय राजा मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। फ्रेंड्स, उस समय जो है 1000 ईस्वी से ये 1350 ईस्वी तक था। तो फ्रेंड्स, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ये भारतीय राजाओं को पर आक्रमण कर रहे थे, और भारतीय राजा जो थे इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो उत्तर भारत में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी इस तरह से मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को जीत लिया, यानी अपने कब्ज़े में ले लिया। तो इस काल में कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। तो फ्रेंड्स, इस काल में जो है इस काल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, वो उन्हें शैली देते थे, रहने के लिए आश्रय देते थे। तो इस तरह से जो आदिकाल के जो कवि थे वो जो है राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस काल में आदिकाल के प्रमुख कवियों में अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, जगनिक आदि हैं। और फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और ये लाइन ज़रूर आदिकाल के प्रमुख कवियों में अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, फ्रेंड्स इनका जिक्र ज़रूर करना। इससे एग्ज़ामिनर जो है जब वो कॉपी जांचेगा तो उसे हाँ पता चल जाएगा कि आपने आदिकाल अच्छे से पढ़ा है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, विशेषता आदिकाल की जो विशेषताएं हैं जो आप लिखेंगे, तो सबसे पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। फ्रेंड्स, इसका मतलब है
आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी जो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यानी जो उस समय उत्तर भारत में जिन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था, तो जो जो कवि थे उनके दरबार में रहते थे, यानी वो उन्हें आश्रय देते थे, उन्हें सैलरी देते थे। तो उस समय के जो कवि थे वो उन राजाओं की प्रशंसा करते रहते थे, यानी जो भी कुछ उन्होंने लिखा है तो उन राजाओं की प्रशंसा के बारे में ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे। तो फ्रेंड्स, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा इस तरह से आप इस हेडिंग में लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स दूसरी हेडिंग है, दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। तो फ्रेंड्स, जो उस आदिकाल के जो कवि थे उस टाइम में उन्होंने युद्धों का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए उस समय अधिकतर वो किसी महिला या किसी सुंदरी के लिए ही लड़े जाते थे। फ्रेंड्स, आइए तीसरी हेडिंग पर चलते हैं। तीसरी विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रस का सजीव वर्णन। फ्रेंड्स, आदिकाल में वीर तथा श्रृंगार रस का सजीव वर्णन किया है कवियों ने, क्योंकि उस समय में युद्ध भी होते थे और वो भी किसी सुंदरी या किसी महिला के लिए ही लड़े जाते थे, और जब वे उसे जीत लेते थे तो फिर श्रृंगार रस का भी इसमें वर्णन किया गया है। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। और चौथी विशेषता है फ्रेंड्स कमज़ोर राष्ट्रीय भावना। फ्रेंड्स, उस समय में देश के हित के लिए कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना जो है, देश हित के लिए कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि जो राजा थे वे अपने ज़्यादातर युद्धों में रहते थे, और जो कवि हैं तो वो राष्ट्र के ऊपर कोई भी नहीं लिखते थे, वो सिर्फ राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखते थे। तो राष्ट्रीय भावना जो थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। इस तरह से आप इसमें बना के लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, पांचवी विशेषता है जनजीवन यानी आम आदमी की उपेक्षा। यानी फ्रेंड्स, उस समय में जो है आदिकाल में जनजीवन यानी आम आदमी की उपेक्षा की जाती थी, सिर्फ राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, और इस तरह से जनजीवन की जो है फ्रेंड्स उपेक्षा की जाती थी। आइए फ्रेंड्स दूसरे काल पर चलते हैं, जिसका नाम है भक्ति काल। फ्रेंड, इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है तो देखते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, वर्णन कीजिए। या इस तरह से पूछ सकता है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भक्ति काल के बारे में कुछ विशेष पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में डाल के आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भक्ति काल में मुसलमान राजाओं का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फ्रेंड्स, भक्ति काल में जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उन्होंने अपना पूरा कब्जा स्थापित कर लिया था। हिंदू राजा उनके सामने बहुत कमज़ोर और निस्तेज हो गए थे। वे मुसलमान राजाओं का मुकाबला उस दौरान नहीं कर सकते थे। इसी कारण हिंदुओं में भक्ति को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने ईश्वर की आराधना में काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया। इस काल में हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों ने काव्य सृजन किया, अतः इसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का स्वर्ण युग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य के जो सबसे महान कवि हैं, ये तुलसीदास, सूरदास वगैरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो भक्ति काल में ही इन्होंने अपना साहित्य लिखा है, तो इसलिए इसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई ये प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, आइए इनकी प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं, और इस तरह से इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसे हम आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है इसकी धार्मिक भावनाओं की प्रबलता। फ्रेंड्स, भक्ति काल में जो थी धार्मिक जो भावनाएं थी वो प्रबल थी उस समय, यानी कोई कृष्ण जी की भक्ति करता था, राम जी की भक्ति करता था। फ्रेंड्स, इस तरह जो है धार्मिक भावनाएं जो हैं तो वो प्रमुख थी काल में। फ्रेंड्स, दूसरी विशेषता है भक्ति की भावना। फ्रेंड्स, उस भक्ति काल में जो कवि हैं उनके अंदर उस समय भक्ति की भावना की प्रबलता थी, कि वे ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भक्ति काल के कवियों में भक्ति की भावना जो थी उसकी प्रबलता थी। एंड तीसरी हेडिंग है, तीसरी विशेषता है गुरु की महत्ता। फ्रेंड्स, जो कबीरदास जो थे तो उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है, यानी तो गुरु की महत्ता का वर्णन भक्ति काल में सबसे ज़्यादा किया गया है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। नंबर 3 है ज्ञान की महिमा।
तो फ्रेंड्स इसमें कबीरदास जी वगैरह जो थे या गुरु नानक जो थे वे ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। इन्होंने ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा भक्ति काल में ही बताया है। तो आप ज्ञान की महिमा थी उस समय, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नंबर 5 विशेषता जो है फ्रेंड्स, प्रेम की भावना। तो फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी इसी काल के कवि थे। उन्होंने पद्मावत लिखा है, वो एक प्रेम ग्रंथ है। इस तरह से भक्ति काल में भक्ति की भावना भी थी, ज्ञान की महिमा भी थी, क्योंकि कबीरदास ज्ञान की बातें बताते थे। भक्ति की तुलसीदास और सूरदास जो हैं और मीराबाई, इन्होंने भक्ति की भावना पैदा करी है। और प्रेम की भावना जो है फ्रेंड्स, और मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद, ये फ्रेंड्स जो भक्ति काल के कवि थे, इन्होंने प्रेम की भावना में अपने ग्रंथ लिखे हैं। फ्रेंड्स छठी विशेषता जो है वो है माया की निंदा। फ्रेंड्स इस काल में लोगों ने माया की निंदा की है, कवियों ने, यानी माया यानी पैसा, इस चीज़ की निंदा की है। फ्रेंड्स तो आप इस तरह से हेडिंगों पर ये जो विशेषताएं हैं इन पर बनाकर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं रीतिकाल पर। तो आइए फ्रेंड्स तीसरा काल पढ़ते हैं, और तीसरा काल है रीतिकाल। फ्रेंड्स इससे संबंधित जो क्वेश्चन है किस तरह से पूछ सकता है, तो आइए देखते हैं। रीतिकाल का परिचय देते हुए उसकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स रीतिकाल के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से उत्तर लिख के हम लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने वीरगाथा काल और भक्ति काल के बाद आने वाले काल को रीतिकाल की संज्ञा दी। फ्रेंड्स आदिकाल और भक्ति काल के बाद जो काल आया वह रीतिकाल कहलाया। फ्रेंड्स रीतिकाल को श्रृंगार काल और अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, भूषण आदि हैं। फ्रेंड्स इस काल के जो कवि हैं वो दरबारी कवि कहलाए, यानी वे भी राजा के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। तो इस काल में भी फ्रेंड्स राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, इसीलिए इसे अलंकृत काल क्या कहा गया, श्रृंगार काल कहा गया, इसीलिए क्योंकि इसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि जो कवि जो थे राजाओं के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स आइए इस काल के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फ्रेंड्स रीतिकाल के जो कवि हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से पूछ लेता है कि रीतिबद्ध कवि का नाम लिखिए, या रीति सिद्ध कवि, या रीति मुक्त कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स जो 3 वर्ग हैं रीतिकाल के, तो एक है रीतिबद्ध, जिसमें केशवदास, चिंतामणि, देव ये कवि आते हैं। रीति सिद्ध कवि में फ्रेंड्स बिहारी लाल आते हैं, और रीति मुक्त कवि में घनानंद, भूषण ये कवि आते हैं। फ्रेंड इस तरह से पूछ सकता है कि रीति सिद्ध कवि का नाम लिखिए या रीति मुक्त कवि का नाम लिखिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहली विशेषता है इसकी श्रृंगार रस की प्रधानता। तो फ्रेंड्स रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और फिर दूसरी विशेषता है फ्रेंड्स अलंकारों की प्रधानता। तो फ्रेंड्स जो दरबारी जो कवि थे राजाओं के, वह राजाओं की प्रशंसा में अलंकारों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, तो इसे अलंकृत काल भी कहा जाता है, यानी अलंकारों की बहुत ज़्यादा इसमें प्रमुखता है। फ्रेंड्स वीर रस की प्रधानता। फ्रेंड्स श्रृंगार रस के साथ इसमें कुछ लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने वीर रस में भी अपने साहित्य को लिखा है। जिस तरह शिवराज भूषण जो थे उन्होंने वीर रस की कविताएँ या वीर रस में अपना लेखन किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तीसरी जो विशेषता है इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फ्रेंड्स चौथी विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। फ्रेंड्स रीतिकाल में ब्रज भाषा की सबसे ज़्यादा प्रधानता मिलती है, क्योंकि बिहारी लाल ने फ्रेंड्स ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो ब्रज भाषा की प्रधानता रीतिकाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 5वीं विशेषता है फ्रेंड्स दरबारी मनोवृत्ति। फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया इसमें जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, तो उनकी जो मनोवृत्ति जो थी वो दरबारी मनोवृत्ति थी, यानी उन्हें ज़्यादातर राजाओं से ही की प्रशंसा में ही अपना लेखन लिखते थे, तो वो दरबारी मनोवृत्ति होती थी लेखकों की। फ्रेंड्स छठी विशेषता है नारी चित्रण। फ्रेंड्स रीतिकाल में नारी का चित्रण किया गया है, तो इस तरह से आप छठी विशेषता में नारी चित्रण डालकर इसके बारे में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आइए लास्ट
काल पर चलते हैं जिसका नाम है आधुनिक काल। फ्रेंड्स, आधुनिक काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 6 भागों में बांट दिया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। फ्रेंड्स, इसमें से फ्रेंड्स आप 2 युग जो हैं इन्हें पढ़ लेना है। एक तो भारतेंदु युग फ्रेंड्स, यानी जिसकी स्थापना जो है, जिसके जनक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। एक आप भारतेंदु युग पढ़ सकते हैं और फ्रेंड्स आप एक छायावादी युग पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारतेंदु युग के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और फ्रेंड्स, छायावादी की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछ सकता है, तो आप भारतेंदु युग और छायावादी युग पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, छायावादी से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है छायावादी के 4 स्तंभ बताइए, या 4 स्तंभ लेखकों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, तो छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके। तो जयशंकर प्रसाद हैं, फ्रेंड्स, और महादेवी वर्मा है फ्रेंड्स। सुमित्रा नंदन पंत हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आधुनिक काल में आपको एक भारतेंदु युग पढ़ लेना है, एक छायावादी युग की विशेषताएं और भारतेंदु युग की विशेषताएं आपको पढ़ लेना है। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूछ सकता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फ्रेंड, इस तरह से आप पूरे हिंदी साहित्य का जो विभाजन है आप उसे आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में इजी तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।